CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 273 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जश्न के दौरान की। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। 273 वोट मिले हैं उनको, और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप को 213 के साथ वही चुनाव हार गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की, किस तरह से लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि एक साथ मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद का कमान संभालेंगी। और जीत के साथ ही लोगों ने खुशी का इजहार किया, सड़कों पर उतरकर जो बाइडेन के समर्थन में नारे लगाए। तो वहीं ट्रंप का विरोध करने के लिए उन्होंने ट्रंप के कटआउट भी जलाए। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही मौजूद हैं। बाइडेन होंगे 46वें राष्ट्रपति, तो इतिहास रचने जा रही हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली है। लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होगा, लेकिन सस्पेंस खत्म और जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अमेरिका के। उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले मंच पर संबोधन किया और कहा कि सबको साथ मिलकर चलना है और अमेरिका को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। अमेरिका में अपनी जीत की खबरों के बीच जो बाइडेन ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका, आपने मुझे इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे लिए आगे का काम मुश्किल है, लेकिन आपको भरोसा देता हूं कि मैं सभी अमेरिकी लोगों का राष्ट्रपति रहूंगा, चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो। तो वहीं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी शर्ट भी जलाई।
व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए जो मस्ती में झूमते नाते नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए नजर आए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते नजर आए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते नजर आए। इस दौरान वहां लगी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए। जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था, उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल उठाए, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 4 or 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American. पिछले 3 दिन से वोटों की गिनती में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें बाइडेन ने बाजी मार ली। अमेरिका की परंपरा के मुताबिक जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही वो व्हाइट हाउस में प्रवेश भी करेंगे। Elect me and I'm going to hire. जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। दो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal.
with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 29 साल थी। इसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में एटा तूफान के कहर ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां के कई इलाके तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों का सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उफनती लहरें हर चीज को तबाह करने पर उतारू दिखी। सड़कें नदियों में बदल गईं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मकानों में पानी भरने के बाद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से निकलते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें लोग जानवरों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर पानी पार करते नजर आए। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने भी माना कि हालात काफी खराब हैं, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचाने की सभी कोशिशें जारी हैं। Cubierto 42 incidentes, más de 1,500 personas atendidas। ग्वाटेमाला के साथ ही एटा तूफान ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पर भी जमकर कहर ढाया और वहां भी लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार के आरा में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। वहां एक दिन पहले बस स्टैंड में काम करने वाले एक आदमी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
लेकिन जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने शव के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में परिवार और रिश्तेदार के अलावा गांव के लोग भी शामिल हुए, जो वहां की एक सड़क पर बैठे नजर आए। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं फूट कर रोती दिखीं। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वहां से गुजरने वाली 2 सड़कों पर टायर जलाकर उन्हें जाम कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। गिरफ्तारी बहुत जल्द चाहिए। आप लोग गिरफ्तार धरिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगते ही वहां के हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लंदन में 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां एक दिन पहले ही लागू हो चुका है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी तो काला झंडा लहराते हुए लॉकडाउन का विरोध करता दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रास्तों पर उतरी जरूर, लेकिन लोगों के हुजूम के सामने उसकी एक नहीं चली। एक जगह तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने जानकारी दी कि उसने करीब 15 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए और साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मराठा आरक्षण की मांग पर मुंबई में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मतोश्री के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी। मराठा आरक्षण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश की वजह से 2 गुटों के बीच गोलियां चल गईं। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। इलाके में हिंसा के बाद वहां भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चीन का शंघाई शहर एक शानदार लेजर और लाइट शो से जगमगा उठा। वहां तीसरे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की ओपनिंग पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसकी रौनक कोरोना संकट में भी फीकी नहीं पड़ी। हर बार की तरह इस बार भी एक्सपो की शुरुआत भव्य लाइट शो के साथ की गई और काउंटडाउन होते ही पूरा शंघाई रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। आसमान छूती इमारतें ऊपर से नीचे तक जगमगाने लगी। उन पर लेजर लाइट से अलग अलग आकृतियां और फूल बनते दिखे। ऐसी चकाचौंध जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे चीन में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इमारतों से तेज रोशनी की किरणों ने अपनी चमक छोड़नी शुरू की। ऐसे खूबसूरत नजारे के सामने हुआंगपू नदी में लोग क्रूज का मजा लेते भी नजर आए। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादास्पद बयान पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। दिवाली में पटाखा जलाने पर रोक को लेकर साक्षी महाराज ने दिवाली और बकरीद को जोड़कर एक विवादास्पद बयान दिया। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धार्मिक संगठन ने सरकार से उन पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने साक्षी महाराज का बचाव करते हुए कहा कि साक्षी महाराज का कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों के साथ एक जैसा रवैया अपनाया जाना चाहिए। सभी धर्मों के साथ समव्यवहार होना चाहिए, सभी धर्मावलंबियों को समान व्यवहार करना चाहिए और सभी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, वो समान तरीके से मनने चाहिए। किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज का जो बयान है, उनके कहने के तरीके अलग हैं, लेकिन बात लगभग वही है कि सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। चारों तरफ एक अच्छा माहौल है कि हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज बेवजह, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी है, ये समाज के लिए नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है। ऐसे लोगों के ऊपर में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के पोस्टर भी लगाने चाहिए जो बेवजह समाज के अंदर में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हों। साक्षी जैसे सांसद, एक जिम्मेदार शख्स इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते और मैं समझता हूं कि किस तरह की इन लोगों की ज़हनियत है, किस तरह की सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। ये हमारा हिंदू पर्व है और उनका मुस्लिम अपनी समस्या है। इसलिए किसी भी हिंदू त्योहारों को, पर्वों को कभी भी मुसलमानों के पर्व के तुलना नहीं करना चाहिए।
कैरिबियाई देश हैती में एक छात्रा की हत्या पर बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा को पैसों के लिए अगवा किया गया और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों ने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और खूब हंगामा किया। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों की ये भीड़ सड़कों पर एक रैली निकालती नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने उस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की और देश में गहराते सुरक्षा संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से 2 महीने पहले पोर्ट ऑफ प्रिंस में एक जाने माने वकील की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसलिए कई लोग उस वकील और छात्रा की तस्वीर के साथ मार्च करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के लोअर बाजार में आग लग गई, जिसमें कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे जो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। आग की वजह से लपटों के साथ धुआं तेजी से फैल गया। थोड़ी देर के लिए तो वहां अंधेरा छा गया, लेकिन इसी बीच दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में कुछ लोग आसपास की दुकानों की छतों पर चढ़कर टीन हटाते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ दमकल कर्मी छतों के ऊपर से पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच बहुत सारे दुकानदार एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। कुछ लोग तो आग लगी हुई दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखते दिखे। दमकल कर्मियों और लोगों की मदद से काफी देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा यह बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन करेंगे। सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलने वाली इस रोरो फेरी सेवा से सड़क मार्ग के मुकाबले यात्रा में काफी कम वक्त लगेगा और दोनों के बीच दूरी भी 317 किलोमीटर से घटकर महज 60 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि यात्रा में लगने वाले 8 से 10 घंटे के वक्त में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। मोदी जी सौराष्ट्र और सूरत के बीच में रोपेक्स फेरी सर्विस का शुभारंभ करवाने के लिए जा रहे हैं। जब मोदी जी रोपेक्स फेरी स्टार्ट करवाएंगे, इससे सौराष्ट्र और सूरत का डिस्टेंस जो आज बाय रोड जाना है तो 317 किलोमीटर होता है, वो कम होकर केवल 60 किलोमीटर हो जाएंगे। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं, जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला यह ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें यह सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें यह ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर से फोन पर एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के सागर से फोन पर एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर उससे रिश्ता खत्म कर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने कई गोले दागे, जिनका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यूपी के उन्नाव जिला प्रशासन ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अनोखी मुहिम चलाई। प्रशासन ने किसानों के लिए पराली दो खाद लो अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत कोई किसान अपने खेतों की पराली के एवज में खाद ले सकता है।